हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड मैं ये सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ वेल्दी इन्वेस्टर्स की। इसमें हम अभी फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, उसके बाद आगे चलकर और भी जो है स्टॉक मार्केट की ज़रूरी चीज़ें जानेंगे। बट यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड चीज़ें देखें तो आपको फाइनेंशियल वेबसाइट पे सभी चीज़ें जो है प्राप्त हो जाएंगी। यानी कि अगर आप आरओई जानना चाहते हैं किसी कंपनी की, पीबी प्राइस टू बुक रेशो या बुक वैल्यू जानना चाहते हैं, या पी रेशो जानना चाहते हैं, ये सभी अवेलेबल होते हैं किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे। बट मेन चीज़ होती है कि क्या हमें उन नंबरों का मतलब पता है, यानी कि वो नंबर किस यूज़ में आ रहे हैं या वो क्या बता रहे हैं कंपनी के बारे में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यही हम साधारण या आसान भाषा में यहाँ पे जानेंगे कि आप किस तरह से उन नंबर से जान सकते हैं कि कंपनी किसका परफॉर्मेंस क्या है, या ये कंपनी अच्छी है या ख़राब। ये चीज़ ही जो है वो जो भी नंबर्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं। तो हमें ये तो पता होता है कि ये पी रेशो है, जो भी आप रेशो देख रहे हैं एक फाइनेंशियल रेशो, बट वो क्या दर्शा रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कैलकुलेशन भी आना चाहिए, कैलकुलेशन भी हम देखेंगे, बट एक इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि भाई ये नंबर क्या बता रहा है उस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि मैंने बताया पीबी प्राइस टू बुक रेशो या फिर बुक वैल्यू, आरओई, आरओसी, पी रेशो, ये सभी चीज़ों को जानेंगे। तो हम ये जो वेल्दी इन्वेस्टर का पहला पार्ट है, इसमें आज हम देखेंगे आरओई के बारे में जानेंगे और आरओसीई। यानी कि आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे पहले हम शुरुआत करते हैं आरओई से। अब देखिए दोस्तों, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, इस शब्द से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है कि कंपनी अपनी जो उसके पास इक्विटी है, इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर से पैसा लिया है कंपनी ने, उस पर कितना रिटर्न दे पा रहा है। ठीक है, तो यही होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगर आप किसी कंपनी की देखना चाहते हैं कि इसकी इक्विटी कितनी है, तो हमें उसकी बैलेंस शीट में जाके देखना पड़ेगा कि इसकी शेयर होल्डर कैपिटल कितनी है या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है। तो जैसे ही हम वो देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी के पास इतना पैसा शेयर होल्डर्स का है। तो सिंपल भाषा में जो है आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ये पूरी तरह से जो है शेयर होल्डर से जो है जुड़ा हुआ होता है कि अगर जो भी कंपनी जो भी रिटर्न इस इक्विटी पे मिलेगा वो शेयर होल्डर्स के रिलेटेड से रिलेशन से रहता है कि शेयर होल्डर्स के उन पैसों पे कंपनी कितना रिटर्न दे रही है। तो अब आप समझ गए कि रिटर्न ऑन इक्विटी, जो हम शेयर होल्डर्स उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, उस पैसे पे वो कितना रिटर्न दे पा रही है ये बताती है। तो अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हमको जो है पता करना है, तो सिंपल उसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर कैपिटल, यानी कि शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब यहाँ पर दोस्तों नेट प्रॉफिट क्यों चुना जा रहा है, क्योंकि कंपनी का आखिरी में जो प्रॉफिट बचेगा वही तो शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। तो यही बात हुई कि जो नेट प्रॉफिट इस उसमें लिया जाता है और उस नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है टोटल शेयर होल्डर्स का कितना पैसा है, तो उस पर जो है रिटर्न निकल आता है कि शेयर होल्डर्स के इक्विटी पे इस कंपनी ने इतना रिटर्न दिया। तो चलिए हम एक कंपनी विप्रो है उसका जो है शेयर होल्डर आरओई निकालते हैं। तो अब हम जो है शेयर होल्डर्स यानी कि विप्रो की जो है आरओई निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, विप्रो का जो है नेट प्रॉफिट साल का था वो है 10,060.90 करोड़ का, और वहीं इसकी जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है वो है 45,241.60 करोड़ की। ये आपको बैलेंस शीट में दिखने मिल जाएगी, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू देखेंगे, टोटल शेयर होल्डर्स वैल्यू, वहाँ पर आपको ये दिख जाएगी बैलेंस शीट में विप्रो की। तो ये दोनों चीज़ें हमको लगेंगी, तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं, क्योंकि आरओई का जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो अब हम जो है विप्रो की आरओई निकालेंगे, तो हम 10,060.90 को 45,241.60 जो कि शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 22.23% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिजल्ट निकल कर आ गया विप्रो के आरओई का, कि विप्रो ने भाई अपने इक्विटी जो शेयर होल्डर हैं उन पर उनकी अमाउंट पर 22.23% का जो है रिटर्न दिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ देखिए
सीधे सीधे ये जो आपने देखा कि आरओई जो है रिलेट करती है शेयर होल्डर से, यानी कि जो भी आरओई का रिटर्न यानी कि कंपनी जो है रिटर्न दे रही है वो इक्विटी पे दे रही है, जो कि सीधा सीधा शेयर होल्डर से डिपेंड करती है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से ज़रूरी होता है देखना, और इसका कंपैरिजन हम आरओसी से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अब आरओसी को जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि आरओसी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको भी ज़रा ध्यान से पढ़िए कि ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे मतलब हो रहा है कि अब कंपनी जो पूरा पैसा यूज़ कर रही है अपने जो पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, जो वो कैपिटल लगा रही है, उस पूरे कैपिटल पे कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, पूरे पैसे में आपकी जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है वो भी गिनी जाएगी, प्लस कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा लाएगी वो भी गिना जाएगा कैपिटल, अगर वो ला रही है। तो ये या तो लोन के जरिए लाएंगे या किसी भी जरिए से वो पैसा ला रहे हैं, तो वो डेथ में आएगा कंपनी के, राइट, कि कंपनी उधार या लोन लेके ला रही है। तो कंपनी का जो भी कर्ज है प्लस शेयर होल्डर की इक्विटी, उसको मिलाकर ही हमें ये कंबाइंड जो है इसकी आरओसी निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम आरओसी निकालने का फॉर्मूला देखें तो उसमें आरओसी का फॉर्मूला होता है ROCE इज इक्वल टू EBIT यानी कि एबिट। तो ये होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयड कैपिटल, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो रहा है। तो अब देखिए, टोटल कैपिटल जो एम्प्लॉयड या काम पर लगा रही है कंपनी, उसमें हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि एक पार्ट तो है इक्विटी, जो कि शेयर होल्डर्स का पैसा दिया है। तो हम जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर इक्विटी प्लस डेट। ठीक है, यानी कंपनी जो भी कर्जा ले रही है या एक्स्ट्रा अमाउंट ले रही है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो अब आप समझ गए। और EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ये होता है उसका फुल फॉर्म। अब हम चलिए विप्रो की फिर से ROCE निकालते हैं और इन दोनों नंबर्स को हम फिर ROE और ROCE को कंपेयर करेंगे। तो चलिए अब यहाँ हम विप्रो की जो है ROCE निकालते हैं। तो देखिए, ROCE का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि ROCE इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो हम बैलेंस शीट में से जो भी शेयर होल्डर की इक्विटी है प्लस जो भी कर्ज है यानी कि डेब्ट है कंपनी का, वो जोड़ के हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है दोनों चीज़। तो ROCE इज इक्वल टू जो कंपनी यानी विप्रो की EBIT है यानी कि EBIT है, वो 13,087.4 था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020, और इसका जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड था वो है 47,603.9। तो अब इसकी जो ROCE निकल के आ जाएगी वो आएगी 27.49 की। तो यहाँ पे दोस्तों हम, इसलिए मैंने आपको जो है पूरा कैलकुलेशन करना डीप में इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें जो है नंबर्स क्या बता रहे हैं ये जानना ज़रूरी है, ना कि इसने लाया कैसे गया। क्योंकि नंबर्स तो आपको जो है फाइनेंशियल वेबसाइट्स भी हैं या जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ROCE निकाल लिया है 27.9 विप्रो का। तो यहाँ देखा आपने दोस्तों कि हमने दोनों ही ROE और ROCE के जो है रेशो निकाल लिए हैं, और कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता चल गया। मगर मैंने जैसे बताया कि हम इन नंबरों का पता क्या चलता है। देखिए, अगर किसी कंपनी का ROE ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी जो है शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं उनको अच्छी तरह से यूज़ कर रही है। और कंपनी का ROCE ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी ने जो डेट लेके रखा है यानी कि जो कर्ज है उसको भी बहुत अच्छे से वो यूज़ कर रही है। अब अगर कंपनी का ROCE बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा असर शेयर होल्डर पे तो पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट किसको कनेक्ट करता है? सीधे शेयर होल्डर्स को। बट ROCE जो है वो दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करता है, जैसे कि इनकम जाता है, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो लेंडर्स को इंटरेस्ट ज़्यादा देगी कंपनी, क्योंकि वो इंटरेस्ट वो भी पैसा लगाए हुए हैं। प्लस टैक्स ज़्यादा देगी कंपनी, क्योंकि हमने कहा है कि ROE जो है वो ROCE जो है वो EBIT पे आता है। तो जो है टैक्स पे करेगी कंपनी तो उससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा, और इंटरेस्ट पे करेगी तो लैंडर्स को प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से जो ROCE का दायरा है वो बड़ा होता है ROE की अपेक्षा में। तो अब दोस्तों कुछ सिनेरियो देखते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास डेट है ही नहीं,
यानी कि वो कर्ज मुक्त कंपनी है, कर्जा है ही नहीं उसके पास, तो क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। नहीं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी होगा, बट डेट इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो अब क्योंकि डेट है ही नहीं, कंपनी ने बाहर से कोई पैसा लिया ही नहीं है, तो भाई जो शेयर होल्डर की कैपिटल है वही तो रहेगी। तो फिर वहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी ही रहेगा। इस कंडीशन में देखिए, क्योंकि ROCE जो है वो एबिट से नापा जाता है, यानी कि उसका जो कंपैरिजन है एबिट से किया जाता है, तो वो ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि जो टोटल कंपनी का प्रॉफिट है उसको हम जो है फिर से सिर्फ मात्र शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड कर रहे हैं। और वहीं जब हम ROE का रेशो निकालते हैं, तब हम जो है नेट प्रॉफिट को जो है टोटल इक्विटी से लेते हैं। तो अगर किसी कंपनी का डेट जीरो है तो उसका ROCE बहुत ज़्यादा होगा बजाय ROE के। बट ठीक है, अब इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर कोई कंपनी कर्ज ले रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ने कर्जा ले लिया। अगर वो अपने कर्जे को सही तरीके से इस्तेमाल करेगी तो वो ज़्यादा एबिट करेगी, अगर ज़्यादा अच्छा खासा यूज़ करेगी तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो अगर कंपनी का ROCE बढ़ जाएगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, जो कि सीधे सीधे शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देगा। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब हमने ROE में टोटल शेयर होल्डर्स की इक्विटी निकलवाई थी, तो अगर किसी कंपनी का ROE बहुत अच्छा आता है, बहुत ऊपर, यानी कि ROE रेशो 25%, 30% ऐसा होता है, इसका मतलब कंपनी जो है शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो उस पैसे में से, उस अमाउंट में से कुछ कैपिटल जो है वो रिजर्व में रख लेती है, जिसे हम सरप्लस या कैपिटल रिजर्व कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब हम किसी कंपनी की ROE कैलकुलेट करने के लिए टोटल शेयर होल्डर्स की इक्विटी नापते हैं, तो उसमें जो शेयर होल्डर की इक्विटी है उसके साथ साथ हम जो सरप्लस है उसको भी रखते हैं, क्योंकि एट द एंड वो शेयर होल्डर्स की इक्विटी ही कहलाई जाएगी, क्योंकि वो सीधे सीधे प्रॉफिट जो देना था ROE का वो शेयर होल्डर्स को जाना था, बट कंपनी ने उसे सरप्लस कर लिया या रिजर्व रखा हुआ है, तो वो आगे चलकर या तो इसे डिविडेंड के रूप में देती है या बोनस के रूप में देती है। इसीलिए जो है सरप्लस को डिविडेंड या बोनस के रूप में शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, क्योंकि एट द एंड वो शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी में से जो कैपिटल बचा था कंपनी का, उसी को जो है कंपनी अपने पास रखती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर कैलकुलेशन के दौरान आप सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी में आपको वो सरप्लस भी ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी जो है टोटल शेयर होल्डर्स की इक्विटी निकल के आएगी। तो ये चीज़ होगी। तो इसीलिए कहते हैं कंपनी, अगर कोई कंपनी अपने डेट यानी कि कर्ज का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो हो सकता है उसका ROE तो अच्छा है बट उसके ROCE में गिरावट देखी जाएगी। जी हाँ, और अगर कंपलसरी अगर किसी कंपनी के ROCE में गिरावट देखी जाती है, तो यहाँ ये होता है कि कंपनी जो कर्ज लेके रखी है उसका वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रही है, और कंपनी का बहुत सा पैसा जो है या तो इंटरेस्ट में दे रही है या फिर वो उस पूरे पैसे को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रही है एसेट के रूप में। तो ये चीज़ भी हमें इस ROE और ROCE के रेशो से पता चलती है। तो चलिए दोस्तों, ये था एक जो है सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने ROE और ROCE समझाया। आगे हम कुछ और जो है फंडामेंटल एनालिसिस के जो रेशोज़ हैं उनको लेके आएंगे इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।